साथियों, आप लोगों से आग्रह है कि थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जाएं और मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूं तो माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, आप सब लोग जो इस हॉल में आए हैं मुझे सुनने के लिए। लेकिन आप लोगों से एक आग्रह है, मैं काफ़ी देर से ये बात सुन रहा था और मेरी चिंता और परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। आप लोग जब कन्हैया कन्हैया कहते हैं मुझे मोदी मोदी सुनाई देता है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि ये काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज हमारी देश की अगर दुर्दशा हुई है तो वो इसीलिए हुई है। राजनीति जब चाटुकारिता, चमचागिरी और व्यक्तिवाद में फंस जाता है उससे समाज नहीं बदलता है। ये बात मैं आप लोगों को बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि देखिए, सेल्फी ले ले करके आज देश की जनता का जीना हराम कर दिया है। ये फोटो खिंचाने की बीमारी से थोड़ा बच जाइए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हवाबाजी हैं और ये हवाबाजी से समाज का कुछ नहीं होता है। समाज के अंदर जो मूलभूत सवाल है, उन मूलभूत सवालों पर गंभीर संघर्ष की जरूरत होती है और संघर्ष करने के लिए वैचारिक समझ की जरूरत होती है। और वैचारिक समझ जब आपके पास होता है तो आपके अंदर प्रतिबद्धता आती है, क्योंकि प्रतिबद्धता के बिना आप सरकार और शासक के हमले को सह नहीं पाएंगे, आपका हिम्मत टूट जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। इसलिए इस बात को मान लीजिए कि राजनीति महज अगर विधायक और सांसद बनने के लिए आप करना चाहते हैं, महज फोटो खिंचवाने के लिए करना चाहते हैं, नेताजी के आगे पीछे घूम करके ठेकेदारी लेना चाहते हैं, तो उस राजनीति से कभी भी समाज का भला नहीं होगा। और वो राजनीति इस देश में 70 सालों से हो रही है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीति में विकल्प मत ढूंढिए, विकल्प की राजनीति शुरू कीजिए। ये आज का आह्वान है, ये आज के समय की जरूरत है। किस नाम पे राजनीति नहीं हुई इस देश के अंदर? इस मंच को देखिए, महिला का सवाल बोलने के लिए एक महिला प्रतिनिधि है, बुनकरों का सवाल बोलने के लिए बुनकरों के प्रतिनिधि हैं, मजदूरों का सवाल बोलने के लिए मजदूरों के प्रतिनिधि हैं, पार्टी के भी लोग हैं, शिक्षा का सवाल हमारे एक साथी बोल करके गए। फिर भी ये तमाम समस्याएं आज भी बनी हुई क्यों हैं? हमको लगता है उस सॉल्यूशन पे हमको विचार करना चाहिए। समस्या तो सबको नज़र में आता है। जब इस हॉल से निकल करके आप लखनऊ की सड़कों पे चलेंगे तो समस्या आपको भी दिखेगी। आप जिस समस्या को झेल रहे हैं उस समस्या को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो ये पोडियम, ये मंच, ये माइक सिर्फ समस्याएं गिनाने के लिए नहीं होनी चाहिए, समस्या का समाधान बताने के लिए होना चाहिए। और उस समाधान को बातों और भाषणों में नहीं, जीवन में सचमुच कैसे उतारा जा सकता है, इस पे बात करने की ज़रूरत है, उसको लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये देख रहा था कि कुछ साथी आए और मीडिया के लोगों को कुछ बोल रहे थे। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कौन है वो लोग, वो बेचारे रिपोर्टर, स्ट्रिंगर, जिनको पूरे तरीके से वेतन नहीं दिया जाता है, जो उनके यहाँ ड्राइवर का काम करते हैं, उनको मेहनताना नहीं दिया जाता है। वो पत्रकार एक मीडिया हाउस छोड़ करके दूसरा मीडिया हाउस में थोड़ा सा वेतन बढ़ाने के लिए काम करता है। आप पूरे के पूरे मीडिया को गाली गलौज क्यों करते हैं? आपको अगर बोलना है तो आप उस मीडिया के ऊपर जो ओनरशिप है, जो मोदी जी की चाटुकारिता करके राज्यसभा में अपना कुर्सी सुरक्षित करना चाहता, उस व्यक्ति का नाम लेकर के बोलिए, मीडिया को गाली देना बंद करिए। आज देखिए कि क्या हो रहा है समाज के अंदर, किस तरीके से जो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, सशक्त माध्यम, उसकी आज ये हालत कर दी गई है कि ऐसा लगता है कि मानो उसके कलम की नींव तोड़ दी गई है, उससे उसका स्याही छीन लिया गया है।
ऐसे वक्त में तमाम लोग, चाहे मीडिया के अंदर काम करने वाले पत्रकार हों, चाहे स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हों, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक और विद्यार्थी हों, जो किसान हों, मजदूर हों, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, बुनकर हो, तमाम तरीके के किसान मजदूर लोग अपने अपने हक अधिकार को लेकर के एकजुटता का सवाल अगर नहीं उठाते हैं तो हमको नहीं लगता कि हम अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं, हम अपनी लड़ाई को किसी मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए एक दूसरे की आलोचना के बजाय हम इस बात पे बार बार विचार करें कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको यूनाइट कर सकती है, जो हमको एकताबद्ध कर सकती है, जो हमको जोड़ सकती है। हमको उन चीज़ों पे विचार करना चाहिए। और आज मौजूदा परिस्थिति में आप देखिए कि वास्तविक हालत है क्या कभी किसी ने सोचा था कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री किसी खास कंपनी का सिम बेचने के लिए मॉडलिंग करेंगे? कहाँ पहुँच गए हैं हम लोग। कई बार ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं, परिधान मंत्री हैं। और जब आप बुनकर की बात कर रहे हैं तो वो परिधान बनाता कौन है? वो वही बुनकर बनाता है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आखिर ये जो तमाम तरीके की योजनाएं जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसकी असलियत क्या है? उस पर हमको विचार करने की ज़रूरत है। असलियत ये है कि ये कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, बहुत बढ़िया, इंडिया को स्टार्ट किया जाए। लेकिन इंडिया स्टार्ट कैसे होगा? इंडिया सेल्फी खिंचाने से स्टार्ट नहीं होगा, अफ्रीका में जाके ढोल बजाने से नहीं होगा, अपना बर्थडे केक जा करके गुजरात में काटेंगे उससे भी नहीं होगा। आखिर इंडिया स्टार्ट होगा कैसे? इंडिया के लिए जो अनाज पैदा करते हैं, जो किसान हैं, अगर वो आत्महत्या करते रहेंगे और उनकी आत्महत्या नहीं रोकी जाती है, इंडिया स्टार्ट नहीं हो सकता है। जो लोगों के लिए कपड़ा बनाते हैं, जो बुनकर हैं, अगर आप स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं तो आप उनको एक स्टार्टअप दीजिए। आज उनकी ये हालत क्यों हो गई है? उनके पास तकनीक नहीं है, उनके पास मशीन नहीं है, वो हाथ से काम करते हैं और मशीन से जो पैदा होने वाला कपड़ा है बाजार में वो उससे मुकाबला नहीं कर पाते हैं। आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत तमाम बुनकर परिवारों को एक एक कपड़ा बनाने वाली मशीन दीजिए, तब हम समझेंगे कि आप सच में इंडिया को स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि ना आप किसान की आत्महत्या पे बोलेंगे, ना मजदूरों के न्यूनतम मजदूरों पे बोलेंगे, ना बुनकरों को उनको आर्थिक सहायता दे करके उसे मशीन उपलब्ध करा करके उनको जो है नई तकनीक मुहैया करा करके आप उस पर बात करेंगे। ना आप विद्यार्थियों के फेलोशिप पे बोलेंगे, ना आप महिला सुरक्षा पे बोलेंगे, ना आप दलितों की जो हत्या हो रही है उसके ऊपर बोलेंगे, अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है उस पे बोलेंगे। बताइए इंडिया स्टार्टअप कैसे होगा? इंडिया स्टार्ट कैसे होगा? हमको इसी जुमलेबाजी से आज़ादी चाहिए। यह जो झूठ मूठ का भरोसा है, इसी से आज़ादी चाहिए और इसी आज़ादी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग देश के खिलाफ बोलते हैं। मोदी जी, आप देश नहीं हैं और संघ जो है वो संसद नहीं है और आपका जो मनुस्मृति है वो संविधान नहीं है। हम आपके खिलाफ बोलते हैं, संघ के खिलाफ बोलते हैं और मनुस्मृति के खिलाफ बोलते हैं। और आपको अगर लगता है कि मोदी जी के खिलाफ बोलना, संघ के खिलाफ बोलना और मनुस्मृति के खिलाफ बोलना देशद्रोह है, तो हम आपके इस देश को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपके इस देश में महिला के लिए कोई जगह नहीं है। मनुस्मृति में क्या कहा गया है? मनुस्मृति में कहा गया है कि महिला और पुरुष बराबर नहीं होते हैं। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि दलित और ब्राह्मण बराबर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम मनुस्मृति को नहीं मानते हैं और मनुस्मृति के आधार पे जो आप देश बनाना चाहते हैं उस देश को भी नहीं मानते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के देश को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, जो संविधान कहता है कि महिला हो या पुरुष हो उसको बराबरी का हक मिलेगा, दलित हो या ब्राह्मण हो उसको बराबरी का हक मिलेगा।
किसान हो या मजदूर हो या कोई पूंजीपति हो, उसको बराबरी का हक मिलेगा। हम उस बराबरी के सिद्धांत को मानते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के देश को मानते हैं। हम उनके सपनों को सच करना चाहते हैं। और ये तमाम तरीके जो समस्याएं हैं, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे वो छुआछूत हो, चाहे वो पितृसत्ता हो, चाहे लोगों के मेहनत की लूट हो, हम उससे आज़ादी चाहते हैं। और एक बात और आपको बता देते हैं कि जब तक ये आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक इस आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। आपको जेल में डालना है, जेल में डाल दीजिए, गोली मार दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम अपनी आज़ादी से समझौता नहीं करेंगे। ये आज़ादी हम लेकर के रहेंगे। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो परिस्थिति है समाज के अंदर, उसको बहुत बखूबी समझने की ज़रूरत है। कितनी चालाकी से आज का जो हमारा नौजवान है, उसके दिमाग में मोदी मोदी एंथम बजाया जा रहा है। भाई साहब, एक बार विचार कीजिएगा कि इस देश के अंदर जो 65% युवा नौजवान हैं, उनकी जो हालत है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? और आप जो मोदी मोदी कह रहे हैं, उस राजनीति से किसका भला होने वाला है? इस पे आपको विचार करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि अगर भारत एक नौजवान देश है तो 65 बरस का आदमी उसका नेता नहीं हो सकता है। लोगों को अपने मुद्दे पे, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो या रोजगार का सवाल हो, अपने मुद्दे पे अपना नेता चुनना चाहिए जो उसकी राजनीति को आगे बढ़ा सके। और ये जो मोदी मोदी की राजनीति है, इस देश की बहुसंख्यक जनता की राजनीति नहीं है। इस बात को हमको जल्द से जल्द समझ लेने की जरूरत है। और एक साजिश और हमारे खिलाफ की जाती है। ऐसा बोला जाता है कि विद्यार्थियों का काम पढ़ाई करना है, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। एकदम सही बात है। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि विद्यार्थियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, उसके जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनका पद बदल जाता है, उनकी कुर्सी बदल जाती है जब सरकार बदलती है। तो ऐसा क्यों होता है? आप अगर कहते हैं कि विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम भी कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब आप पढ़ाने के लिए आए हैं। बताइए कि जब सरकार बदलती है तो लोगों के ओहदे क्यों बदल जाते हैं? वाइस चांसलर क्यों बदल जाता है? थानेदार का तबादला क्यों हो जाता है? डीएम साहब और एसपी साहब क्यों बदल जाते हैं? मैंने समझा है अपनी ज़िंदगी में कि जब कोई आपको ये कहे कि राजनीति मत कीजिए, समझ लीजिए वो आपके खिलाफ वहीं पे राजनीति कर रहा है। आपके खिलाफ वो वहीं पे राजनीति कर रहा है, ये बोल करके कि आप राजनीति मत कीजिए। मैं समझना चाहता हूँ कि मेरी माँ को 3000 रुपया मिलता है, इसको कौन तय करता है? मैं मानता हूँ कि इसको संसद तय करती है और इसको राजनीति तय करती है। जब मेरी माँ का वेतन राजनीति तय करेगा, आप ही बताइए मोदी जी, हम अपनी राजनीति क्यों ना तय करें? जब हर चीज़ राजनीति से तय हो रही है, हम अपनी राजनीति तय करेंगे। और बार बार बोल रहे हैं कि हमारे लिए राजनीति का मतलब लखटकिया सूट पहन करके हवाई जहाज में दुनिया भ्रमण करने का नहीं होगा। हमारी राजनीति ये होगी कि जो आपका लखटकिया सूट बनाया है, उसका बच्चा का कैसे पढ़ेगा, उसके परिवार का इलाज कैसे होगा, उसके घर पे बिजली पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये हमारी राजनीति है। हमारी राजनीति होगी कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जो कहती है हम भारत के लोग, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की बात करती है, जो सेकुलरिज्म की बात करती है, जो समाज के अंदर सबको बराबरी का हक देने की बात करती है, वो बराबरी का हक लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको तय करने की राजनीति हमारी होगी। और बार बार एक सवाल हम लोगों से पूछा जाता है कि आप मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? हमने कहा कि मोदी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मैं व्यक्तिवाद में कोई भरोसा नहीं करता हूँ। मोदी जी एक खास विचारधारा के प्रतिनिधि हैं। मुझे उस विचारधारा से दिक्कत है, उस संगठन से दिक्कत है जिसने हिंदुस्तान को तोड़ने की बात की थी। ये लखनऊ की सरजमी है, यहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ। पहली बार आया था जब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसी हॉल में, गंगा देवी मेमोरियल हॉल में मैं वहाँ आया था और इस देश की आज़ादी के बारे में चर्चा की गई थी। तब मुझे पता चला कि इस देश के आज़ादी के संघर्ष के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, कितने लोगों ने अपना जान दिया। और ये वो लोग हैं, मोदी जी जिसका फोटो लगाना चाहते हैं संसद भवन में, ये वो लोग हैं
जो देश के आज़ादी के आंदोलन से गद्दारी किए। मुझे भरोसा है लखनऊ की जो तहजीब है, जो ज्ञान की परंपरा है उसके ऊपर, फिर भी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये वो हिंदू महासभा है जो सबसे पहले भारत को 2 टुकड़े में बांटने की बात की। ये वो हिंदू महासभा है जिसके सावरकर साहब ने 2 नेशन थ्योरी दी और कहा कि भारत को हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांट देना चाहिए। ये बांटने की राजनीति और अंग्रेजों से माफ़ी मांगने की राजनीति इनकी कोई नई नहीं है। ये तब से किए जा रहे हैं जब से पैदा हुए हैं। और हमारी जो पैदाइश है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की, हम तब से लड़े जा रहे हैं, हम जब से पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारा इतिहास आज़ादी के आंदोलन के लिए लड़ने के लिए इतिहास है। उस वक्त अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, साम्राज्यवाद से गुलामी की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और आज जो साम्राज्यवाद के चेले चपाटे हैं, जो भारत की संप्रभुता को अमेरिका के हाथों गिरवी रख देना चाहते हैं, उनसे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। देश के अंदर जो भूखमरी और गरीबी है उससे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और मैं इनको बार बार बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपके लिए जो मोदी करता है वो स्वार्थ में करता है। आपके लिए जो लोग यह बात मीडिया पे बार बार लिखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, वो इसलिए करता है कि किसी दिन मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा करके 5 लाख 10 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ का ठेका ले लेंगे, अपना जीवन सफल कर लेंगे। लेकिन हमारे साथ जो लोग आज़ादी करते हैं वो निस्वार्थ लोग हैं, उनको कोई किसी से मिलता नहीं है, वो समाज को बेहतर करने का सपना देखते हैं। और याद रखिएगा कि आज़ादी के सपना रखने वाले जो आज़ादी के दीवाने हैं, निस्वार्थ तरीके से समाज को जो बेहतर बनाना चाहते हैं और जो खुद का जीवन बेहतर करना चाहते हैं, आज़ादी से जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनका अंग्रेज़ों से याराना है, इस दोनों की लड़ाई में मैं बार बार कहता हूँ कि ये ताकतें हारेंगी, संघिस्तान हारेगा और हिंदुस्तान जीतेगा। इस बात को मैं आपको कह देना चाहता हूँ। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये हर जगह जा कर के क्या करते हैं, ये जब मैं बोलने जाता हूँ तो इनके कुछ भारे के लोग होते हैं जो बैठ करके हॉल के बीच में जूता फेंकते हैं और कहते हैं कि इसको बोलने नहीं देंगे। मैं कहता हूं कि आइए मोदी जी, आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, आप कहते हैं कि मैं देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री हूं, आइए आप अपने समर्थकों के साथ आइए और मंच पे बैठ करके हमारे साथ विमर्श कीजिए, बहस कीजिए, सबको सुनने दीजिए। देखते हैं कि किसकी बात में ताकत है, किसकी बात को जनता समझता है, किसकी बात को जनता मानता है, ये करने दीजिए। क्यों डर लगता है आपको? आप अपनी बात रखिए, आप अपना विचार रखिए, मैं अपनी बात रखूंगा, हम अपना विचार रखेंगे। देखते हैं कि जनता किसको पसंद करती है। आपको बोलने देने से डर क्यों लगता है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि आपकी विचारधारा एक कमज़ोर विचारधारा है। आपकी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो हिंदुस्तान की विरासत को अपने आप में नहीं समेटता है। कैसे तय करेंगे आप? बिहार का एक मुसलमान जो दाल भात खाता है और केरल का एक मुसलमान जो इडली डोसा खाता है, आप उसको एक ही तरीके से एक तराजू पे तौल करके अल्पसंख्यकों को टारगेट करके उसका जान लेना चाहते हैं। आपको इस देश का कल्चर नहीं मालूम है, आप नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान के समाज की तहजीब क्या है। आपको नहीं मालूम है कि कटिहार के अंदर जो बिहार का एक इलाका है, मुसलमान भी छठ पूजा करता है। इस बात की आपको जानकारी नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि इस देश के अंदर किस तरीके की संस्कृति रही है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर 10 किलोमीटर में संस्कृति बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। आप बताइए कि एक राष्ट्र, एक दल और एक नेता के सिद्धांत को आप इस देश में कैसे लागू करा पाएंगे? ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। साथियों, आप लोगों से आग्रह है कि थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जाएं और मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूं तो माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, आप सब लोग जो इस हॉल में आए हैं मुझे सुनने के लिए। लेकिन आप लोगों से एक आग्रह है, मैं काफ़ी देर से ये बात सुन रहा था और मेरी चिंता और परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। आप लोग जब कन्हैया कन्हैया कहते हैं, मुझे मोदी मोदी सुनाई देता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि ये काम करना बंद कर दीजिए।
क्योंकि आज हमारी देश की अगर दुर्दशा हुई है तो वो इसीलिए हुई है। राजनीति जब चाटुकारिता, चमचागिरी और व्यक्तिवाद में फंस जाता है उससे समाज नहीं बदलता है। ये बात मैं आप लोगों को बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि देखिए, सेल्फी ले ले करके आज देश की जनता का जीना हराम कर दिया है। ये फोटो खिंचाने की बीमारी से थोड़ा बच जाइए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हवाबाजी हैं और ये हवाबाजी से समाज का कुछ नहीं होता है। समाज के अंदर जो मूलभूत सवाल है, उन मूलभूत सवालों पर गंभीर संघर्ष की जरूरत होती है और संघर्ष करने के लिए वैचारिक समझ की जरूरत होती है। और वैचारिक समझ जब आपके पास होता है तो आपके अंदर प्रतिबद्धता आती है, क्योंकि प्रतिबद्धता के बिना आप सरकार और शासक के हमले को सह नहीं पाएंगे, आपका हिम्मत टूट जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। इसलिए इस बात को मान लीजिए कि राजनीति महज अगर विधायक और सांसद बनने के लिए आप करना चाहते हैं, महज फोटो खिंचवाने के लिए करना चाहते हैं, नेताजी के आगे पीछे घूम करके ठेकेदारी लेना चाहते हैं, तो राजनीति से कभी भी समाज का भला नहीं होगा। और वो राजनीति इस देश में 70 सालों से हो रही है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीति में विकल्प मत ढूंढिए, विकल्प की राजनीति शुरू कीजिए। ये आज का आह्वान है, या आज के समय की जरूरत है। किस नाम पे राजनीति नहीं हुई इस देश के अंदर? इस मंच को देखिए, महिला का सवाल बोलने के लिए एक महिला प्रतिनिधि है, बुनकरों का सवाल बोलने के लिए बुनकरों के प्रतिनिधि हैं, मजदूरों का सवाल बोलने के लिए मजदूरों के प्रतिनिधि हैं, पार्टी के भी लोग हैं, शिक्षा का सवाल हमारे एक साथी बोल करके गए। फिर भी ये तमाम समस्याएं आज भी बनी हुई क्यों हैं? हमको लगता है उस सॉल्यूशन पे हमको विचार करना चाहिए। समस्या तो सबको नज़र में आता है, आखिर ये जो तमाम तरीके की योजनाएं जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसकी असलियत क्या है? उस पर हमको विचार करने की ज़रूरत है। असलियत ये है कि ये कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, बहुत बढ़िया, इंडिया को स्टार्ट किया जाए। लेकिन इंडिया स्टार्ट कैसे होगा? इंडिया सेल्फी खिंचाने से स्टार्ट नहीं होगा, अफ्रीका में जाके ढोल बजाने से नहीं होगा, अपना बर्थडे केक जा करके गुजरात में काटेंगे उससे भी नहीं होगा। आखिर इंडिया स्टार्ट होगा कैसे? इंडिया के लिए जो अनाज पैदा करते हैं, जो किसान हैं, अगर वो आत्महत्या करते रहेंगे और उनकी आत्महत्या नहीं रोकी जाती है, इंडिया स्टार्ट नहीं हो सकता है। जो लोगों के लिए कपड़ा बनाते हैं, जो बुनकर हैं, अगर आप स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं तो आप उनको एक स्टार्टअप दीजिए। आज उनकी ये हालत क्यों हो गई है? उनके पास तकनीक नहीं है, उनके पास मशीन नहीं है, वो हाथ से काम करते हैं और मशीन से जो पैदा होने वाला कपड़ा है बाजार में वो उससे मुकाबला नहीं कर पाते हैं। आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत तमाम बुनकर परिवारों को एक एक कपड़ा बनाने वाली मशीन दीजिए, तब हम समझेंगे कि आप सच में इंडिया को स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि ना आप किसान की आत्महत्या पे बोलेंगे, ना मजदूरों के न्यूनतम मजदूरों पे बोलेंगे, ना बुनकरों को उनको आर्थिक सहायता दे करके उसे मशीन उपलब्ध करा करके उनको जो है नई तकनीक मुहैया करा करके आप उस पर बात करेंगे, ना आप विद्यार्थियों के फेलोशिप पे बोलेंगे, ना आप महिला सुरक्षा पे बोलेंगे, ना आप दलितों की जो हत्या हो रही है उसके ऊपर बोलेंगे, अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है उस पे बोलेंगे। बताइए इंडिया स्टार्टअप कैसे होगा? इंडिया स्टार्ट कैसे होगा? हमको इसी जुमलेबाजी से आज़ादी चाहिए। यह जो झूठ मूठ का भरोसा है, इसी से आज़ादी चाहिए और इसी आज़ादी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग देश के खिलाफ बोलते हैं। मोदी जी, आप देश नहीं हैं और संघ जो है वो संसद नहीं है और आपका जो मनुस्मृति है वो संविधान नहीं है। हम आपके खिलाफ बोलते हैं, संघ के खिलाफ बोलते हैं
और मनुस्मृति के खिलाफ बोलते हैं, और आपको अगर लगता है कि मोदी जी के खिलाफ बोलना, संघ के खिलाफ बोलना और मनुस्मृति के खिलाफ बोलना देशद्रोह है, तो हम आपके इस देश को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपके इस देश में महिला के लिए कोई जगह नहीं है। मनुस्मृति में क्या कहा गया है? मनुस्मृति में कहा गया है कि महिला और पुरुष बराबर नहीं होते हैं। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि दलित और ब्राह्मण बराबर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, और मनुस्मृति के आधार पे जो आप देश बनाना चाहते हैं उस देश को भी नहीं मानते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के देश को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, जो संविधान कहता है कि महिला हो या पुरुष हो उसको बराबरी का हक मिलेगा, दलित हो या ब्राह्मण हो उसको बराबरी का हक मिलेगा, किसान हो या मजदूर हो या कोई पूंजीपति हो उसको बराबरी का हक मिलेगा। हम उस बराबरी के सिद्धांत को मानते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के देश को मानते हैं। हम उनके सपनों को सच करना चाहते हैं। और ये तमाम तरीके जो समस्याएं हैं, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे वो छुआछूत हो, चाहे वो पितृसत्ता हो, चाहे लोगों के मेहनत की लूट हो, हम उससे आज़ादी चाहते हैं। और एक बात और आपको बता देते हैं कि जब तक ये आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक इस आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। आपको जेल में डालना है, जेल में डाल दीजिए, गोली मार दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम अपनी आज़ादी से समझौता नहीं करेंगे। ये आज़ादी हम लेकर के रहेंगे। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो परिस्थिति है समाज के अंदर, उसको बहुत बखूबी समझने की जरूरत है। कितनी चालाकी से आज का जो हमारा नौजवान है उसके दिमाग में मोदी मोदी एंथम बजाया जा रहा है। भाई साहब, एक बार विचार कीजिएगा कि इस देश के अंदर जो 65% युवा नौजवान हैं उनकी जो हालत है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? और आप जो मोदी मोदी कह रहे हैं उस राजनीति से किसका भला होने वाला है? इस पे आपको विचार करने की जरूरत है। हम समझते हैं कि अगर भारत एक नौजवान देश है तो 65 बरस का आदमी उसका नेता नहीं हो सकता है। लोगों को अपने मुद्दे पे, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो या रोजगार का सवाल हो, अपने मुद्दे पे अपना नेता चुनना चाहिए जो उसकी राजनीति को आगे बढ़ा सके। और ये जो मोदी मोदी की राजनीति है, इस देश की बहुसंख्यक जनता की राजनीति नहीं है। इस बात को हमको जल्द से जल्द समझ लेने की जरूरत है। और एक साजिश और हमारे खिलाफ की जाती है। ऐसा बोला जाता है कि विद्यार्थियों का काम पढ़ाई करना है, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। एकदम सही बात है। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि विद्यार्थियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उसके जो प्रिंसिपल साहब हैं उनका पद बदल जाता है, उनकी कुर्सी बदल जाती है जब सरकार बदलती है। तो ऐसा क्यों होता है? आप अगर कहते हैं कि विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हैं तो हम भी कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब आप पढ़ाने के लिए आए हैं। बताइए कि जब सरकार बदलती है तो लोगों के ओहदे क्यों बदल जाते हैं? वाइस चांसलर क्यों बदल जाता है? थानेदार का तबादला क्यों हो जाता है? डीएम साहब और एसपी साहब क्यों बदल जाते हैं? मैंने समझा है अपनी जिंदगी में कि जब कोई आपको ये कहे कि राजनीति मत कीजिए, समझ लीजिए वो आपके खिलाफ वहीं पे राजनीति कर रहा है। आपके खिलाफ वो वहीं पे राजनीति कर रहा है ये बोल करके कि आप राजनीति मत कीजिए। मैं समझना चाहता हूँ कि मेरी माँ को 3000 रुपया मिलता है, इसको कौन तय करता है? मैं मानता हूं कि इसको संसद तय करती है और इसको राजनीति तय करती है। जब मेरी मां का वेतन राजनीति तय करेगा, आप ही बताइए मोदी जी, हम अपनी राजनीति क्यों ना तय करें? जब हर चीज राजनीति से तय हो रही है, हम अपनी राजनीति तय करेंगे। और बार बार बोल रहे हैं, जब इस हॉल से निकल करके आप लखनऊ की सड़कों पे चलेंगे तो समस्या आपको भी दिखेगी। आप जिस समस्या को झेल रहे हैं उस समस्या को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो ये पोडियम, ये मंच, ये माइक सिर्फ समस्याएं गिनाने के लिए नहीं होनी चाहिए, समस्या का समाधान बताने के लिए होना चाहिए। और उस समाधान को बातों और भाषणों में नहीं, जीवन में सचमुच कैसे उतारा जा सकता है, इस पे बात करने की जरूरत है। उसको लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं ये देख रहा था कि कुछ साथी आए और मीडिया के लोगों को कुछ बोल रहे थे। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कौन है वो लोग, वो बेचारे रिपोर्टर, स्ट्रिंगर, जिनको पूरे तरीके से
वेतन नहीं दिया जाता है। जो उनके यहाँ ड्राइवर का काम करते हैं उनको मेहनताना नहीं दिया जाता है। वो पत्रकार एक मीडिया हाउस छोड़ करके दूसरा मीडिया हाउस में थोड़ा सा वेतन बढ़ाने के लिए काम करता है। आप पूरे के पूरे मीडिया को गाली गलौज क्यों करते हैं? आपको अगर बोलना है तो आप उस मीडिया के ऊपर जो ओनरशिप है, जो मोदी जी की चाटुकारिता करके राज्यसभा में अपना कुर्सी सुरक्षित करना चाहता, उस व्यक्ति का नाम लेकर के बोलिए, मीडिया को गाली देना बंद करिए। आज देखिए कि क्या हो रहा है समाज के अंदर, किस तरीके से जो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, सशक्त माध्यम, उसकी आज ये हालत कर दी गई है कि ऐसा लगता है कि मानो उसके कलम की नींव तोड़ दी गई है, उससे उसका स्याही छीन लिया गया है। ऐसे वक्त में तमाम लोग, चाहे मीडिया के अंदर काम करने वाले पत्रकार हों, चाहे स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हों, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक और विद्यार्थी हों, जो किसान हों, मजदूर हों, महिला हों, अल्पसंख्यक हों, दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, बुनकर हों, तमाम तरीके के किसान मजदूर लोग अपने अपने हक अधिकार को लेकर के एकजुटता का सवाल अगर नहीं उठाते हैं तो हमको नहीं लगता कि हम अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं, हम अपनी लड़ाई को किसी मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए एक दूसरे की आलोचना के बजाय हम इस बात पे बार बार विचार करें कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको यूनाइट कर सकती है, जो हमको एकताबद्ध कर सकती है, जो हमको जोड़ सकती है। हमको उन चीज़ों पे विचार करना चाहिए। और आज मौजूदा परिस्थिति में आप देखिए कि वास्तविक हालत है क्या। क्या कभी किसी ने सोचा था कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री किसी खास कंपनी का सिम बेचने के लिए मॉडलिंग करेंगे? कहाँ पहुँच गए हैं हम लोग। कई बार ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं, परिधानमंत्री हैं। और जब आप बुनकर की बात कर रहे हैं तो वो परिधान बनाता कौन है? वो वही बुनकर बनाता है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कि हमारे लिए राजनीति का मतलब लखटकिया सूट पहन करके हवाई जहाज में दुनिया भ्रमण करने का नहीं होगा। हमारी राजनीति ये होगी कि जो आपका लखटकिया सूट बनाया है उसका बच्चा कब कैसे पढ़ेगा, उसके परिवार का इलाज कैसे होगा, उसके घर पे बिजली पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये हमारी राजनीति है। हमारी राजनीति होगी कि संविधान की जो प्रस्तावना है जो कहती है हम भारत के लोग, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की बात करती है, जो सेकुलरिज्म की बात करती है, जो समाज के अंदर सबको बराबरी का हक देने की बात करती है, वो बराबरी का हक लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको तय करने की राजनीति हमारी होगी। और बार बार एक सवाल हम लोगों से पूछा जाता है कि आप मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। हमने कहा कि मोदी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मैं व्यक्तिवाद में कोई भरोसा नहीं करता हूँ। मोदी जी एक खास विचारधारा के प्रतिनिधि हैं। मुझे उस विचारधारा से दिक्कत है, उस संगठन से दिक्कत है जिसने हिंदुस्तान को तोड़ने की बात की थी। ये लखनऊ की सरजमी है, यहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ। पहली बार आया था जब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसी हॉल में, गंगा देवी मेमोरियल हॉल में मैं वहाँ आया था और इस देश की आज़ादी के बारे में चर्चा की गई थी। तब मुझे पता चला कि इस देश के आज़ादी के संघर्ष के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, कितने लोगों ने अपना जान दिया। और ये वो लोग हैं, मोदी जी जिसका फोटो लगाना चाहते हैं संसद भवन में, ये वो लोग हैं जो देश के आज़ादी के आंदोलन से गद्दारी किए। मुझे भरोसा है लखनऊ की जो तहजीब है, जो ज्ञान की परंपरा है उसके ऊपर, फिर भी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये वो हिंदू महासभा है जो सबसे पहले भारत को 2 टुकड़े में बांटने की बात की। ये वो हिंदू महासभा है जिसके सावरकर साहब ने 2 नेशन थ्योरी दी और कहा कि भारत को हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांट देना चाहिए। ये बांटने की राजनीति और अंग्रेजों से माफ़ी मांगने की राजनीति इनकी कोई नई नहीं है। ये तब से किए जा रहे हैं जब से पैदा हुए हैं। और हमारी जो पैदाइश है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की, हम तब से लड़े जा रहे हैं, हम जब से पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारा इतिहास आज़ादी के आंदोलन के लिए लड़ने के लिए इतिहास है। उस वक्त अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे।
साम्राज्यवाद से गुलामी की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और आज जो साम्राज्यवाद के चेले चपाटे हैं, जो भारत की संप्रभुता को अमेरिका के हाथों गिरवी रख देना चाहते हैं, उनसे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। देश के अंदर जो भूखमरी और गरीबी है, उससे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और मैं इनको बार बार बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपके लिए जो मोदी मोदी करता है वो स्वार्थ में करता है। आपके लिए जो लोग यह बात मीडिया पे बार बार लिखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, वो इसलिए करता है कि किसी दिन मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा करके